वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल जयराम पासवान .ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आज हम अपने भारत की अर्थव्यवस्था, भारत गणराज्य के अर्थव्यवस्था के आर्थिक सुधार हेतु, जैसे कि आपदा से निपटने के लिए या भारतीय अर्थव्यवस्था में परिस्थितियों से सामना करने के लिए हमारे भारत देश में एक नीति अपनाई गई थी, जिस नीति को नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। देखते हैं इस नई आर्थिक नीति के बारे में जरा गौर से। वो नीति थी नई जरा याद रखिएगा कि हमारे भारत देश की जो भी अर्थव्यवस्था की जो स्थिति में थोड़ा रुकावट आई, समस्या आई, उस समस्याओं का समाधान करने के लिए, आर्थिक गतिविधियों में सुधार करने के लिए भारत देश की सरकार ने सन 1991 में एक नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसे इंग्लिश में NEP के नाम से जाना जाता है। NEP इसका पूरा नाम होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी होता है, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी होता है, नई आर्थिक नीति सन 1991 में। जैसा कि आप पढ़े होंगे इतिहास की कुछ घटनाओं में, जैसे कि रूस की इतिहास की घटना बता देना चाहता हूं कि रूस के महान क्रांतिकारी नेता लेनिन के द्वारा रूस में रहने वाले जनताओं की हर समस्याओं के समाधान हेतु, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कई सामान्य उद्देश्यों को लेकर एक नीति चलाई गई थी, जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से आता है। वो लेनिन के द्वारा सन 1921 में लागू की गई थी, जबकि हमारे भारत देश में आर्थिक यानी कि देश की अर्थव्यवस्था की यानी कि जो समस्या थी, उस समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे भारत सरकार ने सन 1991 में नई आर्थिक नीति लाई गई थी। इस नीति के मुख्य 3 उद्देश्य था। देखते हैं 3 उद्देश्य कौन कौन थे। जरा गौर से देखिएगा। सबसे जो पहला था इस नीति का उद्देश्य, उसका मुख्य था उदारीकरण, जिसे इंग्लिश में L, और दूसरा जो होता है निजीकरण, इसे P के नाम से सूचित किया जाता है, और तीसरा जो होता है ये होता है वैश्वीकरण। हमारे भारत देश में सरकार ने अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधियों को सुधार करने के लिए नई आर्थिक नीति के तहत 3 उद्देश्य रखे थे। सबसे पहला जो था उदारीकरण, दूसरा जो था निजीकरण, और तीसरा जो था वैश्वीकरण। देखिए, उदारीकरण को हम लिबरलाइजेशन के नाम से कहते हैं, लिबरलाइजेशन, और निजीकरण को प्राइवेटाइजेशन के, और जो वैश्वीकरण है उसे ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, और इन तीनों को हम एक से विस्तार से जानेंगे कि कौन क्या है, इसके बारे में क्या जानकारी प्राप्त की जाती है। तो सबसे पहले देखिए उदारीकरण कहने का मतलब है कि किसी भी उद्योग, व्यापार या व्यवसाय में जो भी रुकावट हो यानी अवरोध हो, उसे समाप्त कर देना। अगर उद्योग हो, व्यापार हो, व्यवसाय में किसी भी कार्य को करने में जैसे किसी भी तरह की समस्या हो, तो सबसे पहले उस समस्या को समाधान करना, यानी कि हर हाल में उस समस्या को निपटाया जाए, तब हमारा जो कार्य सफल होगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं तो पढ़ाई में हमें कहाँ मन नहीं लगता है, हमारे कहाँ परेशानी हो रही है, सबसे पहले उस परेशानी को दूर करें, तब हम किसी चीज़ को जान पाते हैं। तो ठीक उसी तरह देश में अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए उद्योग, व्यापार और व्यवसाय, इन तीनों में जो भी अवरोध था, रुकावट थी, उसे पूरी तरह से समाप्त कर दी गई, उसे हम उदारीकरण कहते हैं। और दूसरा जो है निजीकरण। देखिए, निजीकरण का मतलब होता है जब किसी भी सरकारी संपत्ति, स्थल या कोई भी चीज हो, जब उस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है। कहने का मतलब है कि बताइए कि जब सरकार के अधीन रहेगा तो देश में रहने वाला सभी नागरिक का अधिकार होता है, लेकिन वही जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में चलता है तो देश में रहने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति का अधिकार होगा, जबकि पूरे देश के रहने वाले व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। उसे हम निजीकरण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्राइवेटाइजेशन के नाम से जाना जाता है। निजीकरण किसे कहते हैं? तो जब किसी भी सरकारी स्थल या सार्वजनिक संपत्ति पर सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार या निजी व्यक्ति के हाथों में सौंप देना ही निजीकरण कहलाता है। लेकिन इसका भी एक हद है, इसकी भी एक लिमिट है, सीमा है। कहने का मतलब है कि ऐसे संस्थाओं को
प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है जिस पर देश में कुछ ही व्यक्ति का अधिकार हो, लेकिन जब देश के सभी नागरिकों को पूर्ण रूप से अधिकार हो तो उसका प्राइवेटाइजेशन करना हमारे लिए, अगर कोई भी सरकार करती है तो उसकी मूर्खता है। जैसे कि वर्तमान की सरकार में बीजेपी में अभी रेलवे, कई तरह के भेल, कई तरह की जो संस्थाएं हैं देख रहे हैं कि हम निजी व्यक्तियों के हाथ में सौंप दे रहे हैं, और जब निजी व्यक्ति के हाथ में चल जाएगा तो हम किसी भी तरह का उसका विरोध नहीं करेंगे, हम अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे, हम उसका कभी विरोध नहीं कर सकते। अगर विरोध भी करते हैं तो उसमें हमें क्या कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं और किसी भी तरह का हमें निपटारा या न्याय नहीं मिलेगा। तो जब किसी भी सरकारी संपत्ति स्थल पर जब एक व्यक्ति का अधिकार हो जाता है तो वो निजीकरण कहलाता है या सौंप देना, जैसे कि हमारे भारत देश में भी हो रहा है। तो ये हो गया निजीकरण। तो उसी संस्थाओं को निजीकरण किया जाए ताकि जो देश के पक्ष में हो, देश में रहने वाले नागरिकों को किसी भी तरह की समस्या ना हो, कोई भी तरह की उस पर बात विवाद ना हो। तीसरा जो है वैश्वीकरण। नई आर्थिक नीति का जो तीसरा उद्देश्य था, सबसे पहला था उदारीकरण, दूसरा जो था निजीकरण और तीसरा जो था वैश्वीकरण। वैश्वीकरण कहने का मतलब है कि विश्व की तमाम जितनी भी अर्थव्यवस्था हैं उन सभी अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के साथ मिला देना वैश्वीकरण कहलाता है। आज वैश्वीकरण का ही दिन है कि विश्व की तमाम वस्तुएं हम आसानी से प्राप्त करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कैसे लोग बात पर करते हैं कि ये अमेरिकन है, ये कोरियन है, ये फिलिस्तानी है, ये यहाँ से बन गई, ये अन्य देश से वस्तुएं बन गई, ये चाइनीज है, तो किसका दिन है? ये वैश्वीकरण का दिन है। तो जब विश्व की तमाम अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के साथ मिला देता है उसे वैश्वीकरण कहते हैं। आज वैश्वीकरण के विश्व की तमाम वस्तुएं हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और देश विदेश की जो भी अर्थव्यवस्था है, आज डेवलपमेंट भी जो है, जिन देश की जो डेवलपमेंट आगा हुआ है, ये वैश्वीकरण का ही दिन है। सब देश एकजुट होकर उनकी देश की आवश्यकताओं वस्तुओं से पूर्ति, अन्य देश की और अन्य देश की आवश्यकता से उनकी पूर्ति, सब एक दूसरे के साथ मिली जुली, उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। अब वैश्वीकरण के अब हम पक्ष में जाएंगे तो थोड़ा हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त। देखिए अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थ एक होता है, अर्थशास्त्र होता है और दूसरी होती है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कहने के मतलब, देखिए अर्थव्यवस्था एक ऐसी संरचना है जिसमें कई तरह के कार्य किया जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जीवन, यानी कि जीवन से रिलेटिव हर एक कार्य करते हैं, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। और शास्त्र कहने का मतलब है हमारे पास एक ऐसी शक्ति जिसे हम अपने देश को एक रास्ते पर ले सकते हैं, एक विकास की सीढ़ी पर ला जा सकते हैं, देश को एक डेवलप बना सकता है। जैसे कि कोयला के खान हो, लोह खन से, ये हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे डेवलप कर सकता है, ये अर्थशास्त्र है। जैसे कि अस्त्र शस्त्र कहा जाता है ना, फेंक कर मारने वाला हाथ में धरकर जिसे हमारी सुरक्षा हो, तो उस शास्त्र का ही रूप है। उसी तरह अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में है। अब अर्थव्यवस्था के बारे में अगर जिक्र करते तो अर्थव्यवस्था विश्व में 3 प्रकार की पाई जाती है। पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था जो है 3 प्रकार की पाई जाती है, याद रखिएगा। पूरे विश्व में कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्था? तो 3 है। 3 अर्थव्यवस्था के बारे में जरा गौर से जिक्र करेंगे। सबसे पहला जो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा जो होता है समाजवादी, और तीसरी जो अर्थव्यवस्था होती है मिश्रित। एक बात याद रखना कि पूरे विश्व में या विश्व के कहीं भी किसी भी देश में जाएगा तो अर्थव्यवस्था 3 ही प्रकार की होती है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा जो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम अपने घर पर किसी भी तरह का उद्योग धंधा, कुटीर उद्योग या छोटा या बड़ा कोई भी उद्योग खोले हैं, अगर उस उद्योग में किसी अन्य व्यक्ति का सहयोग ना हो, सिर्फ मेरा हो, उसमें जो भी अचल संपत्ति लगा हो वो सिर्फ मेरा हो, तो पूंजीवादी कहलाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अगर विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो अमेरिका, जापान, कुछ ऐसे देश हैं जिनकी जो अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी है, किसी अन्य देश के सहयोग से नहीं है। लेकिन वही जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है, हमारी भारत की नहीं बल्कि विश्व के कई देशों के मिल के साथ हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है चल रही है, या भारत के अन्य देशों में कहीं भी कोना में जाएंगे तो जो भी उद्योग कंपनी है देखेंगे कि कोई जापानी है, कोई चाइनीज है, कोई फिलिस्तानी, कई तरह की कंपनी हमारे भारत में टिकी हुई है। ये जर्मनी के है, कोई रूस के सहयोग से है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो सब मिलाकर कहा जाए तो जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है एक मिश्रित है, जबकि अमेरिका, जापान, कई अन्य देश है जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? अब देखिए इस पर जरा गौर करिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिस पर समाज के सभी व्यक्तियों का सहयोग हो, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स कहा जाता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, यानी कि सामाजिक अर्थव्यवस्था, जिसमें समाज के, जैसे कि कोरिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम,
क्यूबा, ये जो देश है, इस देश में जो अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें समाज के सभी व्यक्तियों का अधिकार है। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अमेरिका, जापान अन्य है। जबकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित है, जिसमें कई देशों का सहयोग से हमारे भारत की जो आर्थिक गतिविधि है चलती है। भारत में कहीं भी जाएंगे तो उद्योग प्लांट जो भी अन्य देशों के सहयोग से हैं। अभी भारत में जितने भी स्टील प्लांट हैं, बहुत ऐसे प्लांट है, एक दो छोड़कर, जो कि अन्य देशों के सहयोग से मिलकर बना है। एक दो ही ऐसे जो है स्वदेशी है। इसीलिए हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित के नाम से रहता है। आशा करता हूं कि आप लोग जान गए होंगे भारत की नई आर्थिक नीति, अर्थव्यवस्था के जो स्थिति जो दयनीय हुई थी, उस स्थिति के सुधार करने के लिए भारत की परिस्थितियों को देखते हुए भारत ऐसा लगा कि एक समस्या के साथ जूझेगा। उस समस्या को समाधान करने के लिए भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति लगाई। कब? 1991 में। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था 3: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। बता दिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों को, और अर्थव्यवस्था को भी बता दिए कि हमारे पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। ओके, बाय बाय।